जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोग जो ये सीरीज शुरू किए हैं टफ क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ द टफ क्वेश्चन ऑफ द गेट क्वेश्चन, उस कड़ी को हमने आगे बढ़ाया। अगेन एक मार्वलस क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। हालांकि क्वेश्चंस में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बड़ा ये टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज यूज की गई थी ना, कुछ नेट जैसी यूज की गई थी। अक्सर ये देखा जाता है CSIR नेट वाले जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, वो ऑप्शंस में ही गेम खेलते हैं। तो यहाँ भी गेम खेलने का गेट वालों ने प्रयास किया है, जो भी क्वेश्चन सेटर रहा होगा। अच्छा, वो क्या है वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो लैंग्वेज का मास्टर हो गया मैथमेटिक्स में ना, तो फिर वो ऑप्शंस की दुनिया का जो क्वेश्चंस, ऑप्शंस में जो मतलब जो क्वेश्चंस डिस्टर्ब किए जाते हैं, क्वेश्चंस को जो घुमाया जाता है, वो इजी हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी समझना चाहिए। जो सीरियसली किसी कंपटीशन, हाई लेवल मैथमेटिक्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस में गेम शुरू हो जाती है। जनरली देखा जाता है गेट में ऑप्शंस पे गेम नहीं शुरू होती है, बड़ा सीधा सपाट ऑप्शंस रहते हैं। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नेट की तरह यहाँ भी गेम खेला जाता है। तो बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू हियर। एक ही सही है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है। पहला ही ऑप्शन घुमाया है यहाँ। एवरी ग्रुप ऑफ हार्डवेयर 12 हैज, ये नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ये यहाँ से इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई है। तो ये जो नॉन ट्रिवियल जो बार बार आता है ना, अक्सर कंपटीशंस में बड़ा ये घुमाता है स्टूडेंट को। तो आज उस तिलस्म को हम यहाँ तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वीडियो लेक्चर से कोई सीरियसली वॉच कर रहा है तो डेफिनेटली जो तिलस्म में जो बना है ना, ये ब्रह्मजाल मायाजाल जो लैंग्वेज का, वो फिनिश हो जाएगा। ट्रिवियल का मतलब ये होता है, यहाँ ट्रिवियल जो नॉर्मल सब ग्रुप की बात है, तो यहाँ ट्रिवियल का मतलब ये होता है आइडेंटिटी और जो ग्रुप इटसेल्फ हो उसको हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं। मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप की बात आ जाती है वहाँ। अच्छा, नॉन ट्रिवियल का मतलब हो गया नॉन माने नहीं, मतलब कि ये ना हो। तो नॉन ट्रिवियल नहीं है तो मतलब कि वो कैंसिल हो गया। ये जब भी नॉन ट्रिवियल आ जाए ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। बस ये लाइन बस हटा दीजिए, बाकी अपने लाइन पढ़ लीजिए। जब भी नॉन ट्रिवियल आए ना तो इन दोनों पहले काट दीजिए। लेकिन अगर यहाँ डज नॉट हो जाए तो नॉन ट्रिवियल कटा, फिर डज नॉट हो गया, तो फिर वो कहानी अलग बदल जाएगी। ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन से घुमाने का भी प्रयास हुआ है ऑप्शन में। तो क्या है ये? एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या बात आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 12 है, उनके पास हमेशा जो होता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं तो क्या कोई आप काउंटर एग्जाम्पल खोज सकते हैं या उसको जनरली आप प्रूव कर सकते हैं? ये बात हो गई यहाँ। तो जनरली ये देखा जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे काउंटर एग्जाम्पल में बनते हैं, बट वो प्रॉपर प्रूफ नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस मैथमेटिक्स। तो हमारा जो सीरीज चलाने का उद्देश्य है ना, काउंटर एग्जाम्पल खोज के काट देना उद्देश्य नहीं है। वो तो ऑलरेडी डिस्कस है। वो यहाँ हमारे जो सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, उस सीरीज का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है कि काउंटर एग्जाम्पल खोज के काट दिया जाए, दैट्स। बट हम ऐसा नहीं काउंटर एग्जाम्पल को इग्नोर कर देंगे, नो, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में काउंटर एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं ना, जो थ्योरम्स की जो बहुत सारी समस्याएं हैं ना, जो आने वाली जो बहुत सारी समस्याएं होंगी, जिस थ्योरम को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जिनका जनरल प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल देके काट देते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड जो दुनिया हमारी मैथमेटिक्स की है, इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा है साहब जो उस थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर वो चीज़ मेरी कट जाती है, वो रिजल्ट फेलोर हो जाता है। तो काउंटर एग्जाम्पल्स के इंपॉर्टेंस को हम आप फिनिश नहीं कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी रहना ही रहना है। और कंपटीशंस में तो काउंटर एग्जाम्पल वैसे भी हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काउंटर एग्जाम्पल्स की तैयारी रखनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें, अगर काउंटर एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो कुछ ऑप्शन से यहाँ ताबड़तोड़ कट जाएंगे। जैसे डी है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। ये तो बच्चों वाली ऑप्शन से यहाँ पूछ दिया गया कि क्या प्रत्येक ग्रुप जिसका ऑर्डर 12 है हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। नहीं, ये तो भाई अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 12 है, अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है, अगर इसके एक एलिमेंट का भी ऑर्डर 12 हो गया तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा ना।
तो ऐसा तो है नहीं कि 12 आर्डर का जो ग्रुप होता है सिर्फ साइक्लिक होता है, जबकि रिजल्ट ये है कि जो अगर किसी ग्रुप का आर्डर प्राइम नंबर है तो मस्ट भी साइक्लिक होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द ग्रुप होंगे जिनके आर्डर 12 होंगे बट उनके एलिमेंट का आर्डर 12 नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन डी तो यूँ चुटकी बजाते ही कैंसिल हो गया, तो कोई ध्यान ही नहीं देना है। अच्छा, सी का एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर 12 है जिस सब ग्रुप ऑफ आर्डर 6, ऐसा है क्या कि प्रत्येक ग्रुप जिसका आर्डर 12 है क्या अपने पास वो 6 आर्डर का सब ग्रुप रखता है। तो एक बड़ा जो है अक्सर ये काउंटर एग्जाम्पल दिया जाता रहा है कि जो A3 है, मतलब जो हमारा ये सिमेट्रिक ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप जो हमारा S4 है, ये जो S4 है मेरा दिस सिमेट्रिक ग्रुप, और इसका जो अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 बनता है जो हमारे सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑन 4 सिंबल बनते हैं, इसका जो हमारा आर्डर होता है ये 12 होता है। और हम जानते हैं कि ये 4 के जितने सारे सब ग्रुप बनते हैं उनमें से ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका आर्डर 6 होता हो। तो एक एग्जाम्पल पर्याप्त है, गुलिस्ता बर्बाद करने के लिए तो एक ही उल्लू काफ़ी है, बाकी तो कोई वही मेरा काउंटर एग्जाम्पल है। तो S4 जो ये मेरा अल्टरनेटिंग ग्रुप है ऑन 4 सिंबल्स पे जिसका आर्डर 12 है, इसमें ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका आर्डर 6 हो। तो इवरी ग्रुप ऑफ आर्डर 6, अब यहाँ इवरी बात कर, लेकिन अगर इवरी हटा देता लैंग्वेज ना तो गेम बदल जाती। लेकिन यहाँ कहा है कि आप प्रत्येक ग्रुप जिसका आर्डर 12 है अपने पास 6 आर्डर का ऐसा सब ग्रुप रखेगा नहीं, तो CD तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब बात मेरी आ गई A और B पे, कह रहा है क्या इवरी ग्रुप ऑफ आर्डर 12 हैज़ ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, इवरी ग्रुप की बात है, आर्डर 12, तो इवरी ग्रुप में मेरा अबेलियन भी है, साइक्लिक भी है और नॉन अबेलियन है। यही तो मेरी 3 जात बिरादरी होती है ग्रुप की दुनिया की। भाई या तो ग्रुप अबेलियन नहीं है तो अबेलियन नहीं है तो या अबेलियन होगा। अच्छा, साइक्लिक की बात आती है तो साइक्लिक में भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट चलता है कि जितने ग्रुप मेरे साइक्लिक होते हैं ना वो अबेलियन भी होते हैं। लेकिन अगर ग्रुप कोई अबेलियन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली अब हम बात यहाँ करेंगे कि अगर हमारा कोई ग्रुप जिसका आर्डर 12 है वो साइक्लिक या अबेलियन हो जाए, तो मुझे पता है कि जो अबेलियन ग्रुप होते हैं वो काउंटेटिव लब सेटिस्फाई करते हैं। तो अबेलियन ग्रुप के जितने सारे सब ग्रुप बनते हैं ना वो सब नॉर्मल होते हैं। तो ये तो बात पक्की हो गई कि अगर कोई ग्रुप जिसका आर्डर 12 है अगर वो अबेलियन या साइक्लिक है तो बात पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रुप अबेलियन नहीं है, मतलब नॉन अबेलियन है, तो क्या नॉन अबेलियन के सारे ग्रुप जिनके आर्डर 12 हैं अपने पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप रखते हैं? इसके भी काउंटर एग्जाम्पल्स हैं, ताबड़तोड़ बात कर सकते हैं, बट काउंटर एग्जाम्पल ही दे हैं तो यह हमारा जो लक्ष्य है सीरीज चलाने का वो पूरा नहीं होगा। हम इसको पूरे प्रॉपर वे में प्रूफ करने जाएंगे। तो लिसनर थोड़ा इसको धैर्य से इस वीडियो लेक्चर्स को सुने, हो सकता है कि आगे कुछ ऐसे कंसेप्ट डेवलप हों जो उनके आगे के लिए जो कहीं प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आती होगी वो दूर हो जाएगी। हम प्रयास भी करेंगे पूरी दूर हो जाए। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। कह रहे एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर 12 हैज़ ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो चलते हैं, एक ग्रुप हमने ले लिया कोई भी G, इसका आर्डर 12 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये मेरा जो है इज नॉन अबेलियन है, राइट। नॉन अबेलियन हमने क्यों लिखा है भाई? अगर ग्रुप साइक्लिक और अबेलियन आप ले लेंगे ना तो फिर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ इवरी जो सेंटेंस है गेट वालों ने लगा दिया है, तो इवरी मतलब अगर वो नॉन अबेलियन है तो क्या उसके लिए सही होगा? अगर है तो बात ठीक है। अच्छा, जब मुझे ग्रुप की एनालिसिस करनी हो फाइनाइट ग्रुप की ना, तो सीलो जो मेरे थ्योरम्स रहे हैं सीलो के, उसके अगर हम लोग शरण में चले जाते हैं ना तो बहुत सारे मार्वलस वो फैसले करते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक ग्रुप हमने लिया जिसका आर्डर 12 है और वो नॉन अबेलियन है। तो थोड़ा हम जरा PSSG की बात करें। जो PSSG का कंसेप्ट ऑलरेडी PSSG पे मैंने बहुत लंबी चौड़ी सीरीज चलाई और बड़े वहाँ डेप्थ में P सीरीज की सीलो PSSG की बात की थी। तो यहाँ देखा जाए 3SSG क्या होगा, 1 + 3 के कितने मिलेंगे, डिवाइड करना चाहिए 4 को। तो क्या 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 पॉसिबिलिटी K की हो सकती है? 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो अगर मैं इनका नामकरण संस्कार 3SSG का कर दूं, नंबर ऑफ जो 3SSG होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, और अगर K यहाँ 1 लिखेंगे तो 4 हो जाएगी। ये होगा 1 होगी या 4 होगी। अब इनका मैं नाम अगर HI दे दूं तो जो आर्डर ऑफ HI होगा वो 3 होगा और I या तो 1 होगा और 4 होगा।
मतलब या तो एक मेरा सब ग्रुप होगा, अगर एक नहीं होगा तो 4 होगा। ये सिलो साहब मेरे कहते हैं। ठीक, अच्छा सिलो साहब कहते हैं तो फिर कहते हैं, तो फिर तो वहाँ कोई कट छट है नहीं। अगर कट छट हो जाएगी तो फिर विद्वान हो जाएंगे आप। विद्वान कहता तो मैथमेटिशियन घोषित हो जाएंगे ना, सिलो कटेगा नहीं। चलिए अब आ जाते हैं 2SSG पे। तो 2SSG के जो नंबर बनते हैं उसके फार्मूले होते हैं 1 + 2 के डिवाइड्स 3 के। खोज लीजिए कौन कौन पॉसिबिलिटी है। तो के तो पहला 0 होगा, आर कि अगर मैं 1 यहाँ लिख दूँ तो 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा। ये हो गया। तो नंबर ऑफ जो मेरा 2SSG हुआ, ये सिलो सब ग्रुप्स, ये कितना होगा? वही बात हुई, 1 होगा, और यहाँ भी 4 होगा। अगर मैं इनका नामकरण संस्कार कैपिटल KJ से कर दूं तो फिर आर्डर ऑफ KJ जो होगा वो 4 होगा, और J की वैल्यू या तो 1 होगी या 4 होगी। चलते हैं देख लेते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मार्वलस रिजल्ट है सिलो में कि जो हमारे PSSG होते हैं, अगर PSSG यूनिक है, यूनिक का मतलब K = 0, तो K = 0 के लिए जो SSG मिलती है ना उसको यूनिक कहा जाता है। तो अगर PSSG यूनिक है तो ऑलवेज नॉर्मल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिक होगा तो फिर 4 नहीं होगा भाई, यह तो एक सब ग्रुप होगा उस ऑर्डर का, या 4 होंगे। तो ऐसा तो नहीं दोनों एग्जिस्ट करेगा, 1 भी होगा और 4 भी होगा। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि अगर 1 हो गया, यूनिक हो गया, तो फिर नॉर्मल होगा। तो मेरी बात ये मेरी पक्की सही हो जाएगी, क्योंकि अबेलियन साइक्लिक के लिए तो बात हमेशा ट्रूथ होगी ना कि अबेलियन या साइक्लिक के जितने सारे सब ग्रुप बनते हैं सब नॉर्मल बनते हैं। अगर वो अबेलियन हमारा साइक्लिक नहीं है तब मुझे यहाँ एनालिसिस करनी है ना कि वो नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि नहीं नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा? नॉर्मल नहीं है मतलब क्या? तो फिर ये बात हो जाएगी कि मेरा ये नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी। क्या देखते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी, नॉन एबेलियन ग्रुप है और वो ये मेरा जो PSSG जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है तो मतलब यहाँ ये चीज़ नहीं होगी, तो फिर ये होगी, ये होगी। अच्छा, अब मैं कैसी कंप्लीट एनालिसिस करूँगा? चलते हैं कंप्लीट एनालिसिस की ओर चलते हैं। अब ये आर्डर 12 के जितने सारे सब ग्रुप बनेंगे उनके जो आर्डर होंगे लाग्रेंजेस थ्योरम से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो ये तो मेरा ट्रिवियल हो गया, जिनकी बात तो करनी नहीं है। ट्रिवियल के अलावा हो गए 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, ये मेरी बात हो गई। अच्छा, 2 का एग्जिस्ट करेगा, 3 का भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, 4 का हमने देखा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। अच्छा, 6 का एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, जैसे अभी हमने कहा कि जो ये 4 है मेरा अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 4 सिंबल पे, उसमें 6 आर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। यस, तो 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा। चलिए अभी 3, 4 की हम थोड़ी एनालिसिस कर लें। अगर ये नॉर्मल नहीं है हमारी 3 और 2SSG तो डेफिनेटली H1 मेरे कितने होंगे, HI कितने होंगे, H1, H2, H3, H4 ये होगा। अच्छा, अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर पक्का वहाँ भी 4 होगा। सॉरी नहीं, यहाँ जब 1 लिखेंगे 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 होगा ना भाई, दिस। तो फिर ये K1 हो गया, K2 हो गया और K3 हो गया। अच्छा, आर्डर ऑफ जो ईच HI है उसका 3 है, तो 3 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है? 1 है और 3 है। तो 1 जो, अब एलिमेंट की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में तमाम हमने ऐसे क्वेश्चनों की वहाँ एनालिसिस की है। तो 1 का तो एक आइडेंटिटी सिर्फ होगी, और तो आइडेंटिटी और यूनिक होती है तो एक ही होगा। तो जो ईच HI जो होगी ना उसमें एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी हो गई, बची हमारी 2 एलिमेंट बचे, और उस एलिमेंट का जो आर्डर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसमें जो 2 एलिमेंट होंगे ना उनके आर्डर मेरे 3 होंगे। तो ईच HI में जो एलिमेंट है उनके आर्डर 3 होंगे। तो और 2 एलिमेंट होंगे मेरे, राइट, ईच नहीं, जो 2 एलिमेंट्स होंगे। तो 2A हो गया, 2A हो गया, 2A हो गया, 2 हो गया, 2 यानी 8 एलिमेंट्स जो हुए मेरे, 8 एलिमेंट्स, उनका आर्डर कितना हुआ भाई? आर्डर मेरा 3 हो गया। जो हमारा ग्रुप अगर 12 आर्डर का होगा तो उसमें जो मेरी 3SSG होगी उसमें जो एलिमेंट होंगे 8 एलिमेंट्स होंगे जिनका आर्डर 3 होगा। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ दावे के साथ कह दूँ भाई, सिलो थ्योरम, कि सिलो थ्योरम ये भी कहता है कि जो मेरी PSSG बनती है ना, अगर एक से ज़्यादा आपको मिलती है तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकते हैं। तो 8 एलिमेंट्स होंगे, पक्का हो गया डेफिनेटली।
अब देखा जाए यहाँ ये जो K1 K2 K3 है, इसका आर्डर मेरा यहाँ क्या है, 4 है। तो आर्डर अगर इसका 4 है तो पक्का ये अबेलियन होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर किसी भी ग्रुप का आर्डर अगर p² हो गया तो जहाँ p प्राइम है तो वो अबेलियन हो जाता है। तो यहाँ जो आर्डर ऑफ मेरा Kj है वो 2² है, तो पक्का ये अबेलियन होगा। अच्छा अब ये देख लेते हैं, तो इसको डिवाइड करने वाला मेरा कौन होगा 4 को, 1 होगा, 2 होगा और ये 4 होगा, ये मेरी बात होगी। तो अगर हम ये कहें कोई, अच्छा अगर 4 का अगर एग्जिस्ट कर गया तो साइक्लिक होगा। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है, साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये साइक्लिक नहीं है तो क्या होगा, तो फिर 4 आर्डर का एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर 1 आर्डर का होगा और 2 आर्डर का होगा। ये तो बात 100% सही है। अच्छा 1 आर्डर का केवल यूनिक एलिमेंट होता है, 1 एलिमेंट होता है, और 2 टोटल एलिमेंट मेरे कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी को छोड़ के जितने सारे एलिमेंट होंगे उनके आर्डर 2 हो जाएंगे। तो फिर कितने एलिमेंट हुए इसमें, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा यहाँ आर्डर इसका कितना है, आर्डर ऑफ Kj जो है मेरा 4 है, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स में 3 होगी, 3 होगी, 3 होगी। यस ये मेरी बात हो गई। अच्छा अब एक बात मैं यहाँ देखूँ, अगर इसमें कोई 4 आर्डर का एलिमेंट नहीं, मतलब कहने का मतलब अगर ये Kj मेरा साइक्लिक अगर नहीं है तो 2 एलिमेंट के जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे जिनका आर्डर 2 होगा, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 6 3 9, तो 9 एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2। तो फिर 3 और 2 एलिमेंट के नंबर कितने हो गए भाई, 8 + 9 कितना हो गया है, 17 एलिमेंट हो गए। यानी एक ग्रुप है जिसका आर्डर 12 है और उसके जो सब ग्रुप जो मेरे बन रहे हैं वे सब ग्रुप मेरे कितने बन रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ द सब ग्रुप। तो ये जो मेरे सब ग्रुप बन रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर्स ऑफ द एलिमेंट, तो 17 एलिमेंट हो गए ना। तो ऐसा संभव तो होगा नहीं, दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि जिसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट से ज़्यादा हो जाए, नॉट पॉसिबल। 12 एलिमेंट है तो कहाँ 17 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। मतलब मैं बात अब तो कोई भी स्टूडेंट अब एक बात दावे के साथ ये कह सकता है कि अगर मैं दोनों ले लूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, मतलब यूनिक नहीं है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता हमारा कोई PSSG। अच्छा जब भी इस आर्डर का कोई मेरा ग्रुप बनेगा तो डेफिनेटली SSG तो मेरा एग्जिस्ट करेगा ही, या तो ये अगर ये यूनिक होगा या ये यूनिक होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों यूनिक ना हो तो ये आर्डर 4 हो जाए, आर्डर हमारा नहीं, आर्डर 3 हो जाए आर्डर और यहाँ 4 हो जाए। कहने का हमारा मतलब क्या, अगर बड़ा मैं यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये कहूँगा ना, अगर यूनिक नहीं है, दोनों यूनिक नहीं है तो फिर 4 4 का होगा, तो 4 4 का होगा, तो फिर ये कंट्राडिक्शन, ये लफड़ा शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो ये संभव नहीं होगा। मतलब कि मेरे 3 SSG और 2 SSG जो होगी ना, वो ये कंडीशन वाली नहीं होगी, 4 वाली मेरी कंडीशंस नहीं होगी। तो 1 और 4 नहीं होगा, या 2 SSG अगर लिखेंगे 3 बात आएगी ना, 3। मतलब कि 4 और 3 नहीं होंगे पक्का, राइट। अच्छा 1 ये पॉसिबिलिटी, तो अच्छा 1 1 हो सकता है डेफिनेटली, मतलब कम से कम एक तो 1 होगा, या तो ये यूनिक होना चाहिए या ये यूनिक होना चाहिए। अगर हम दोनों को काट देंगे तो फिर ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अगर एक भी यूनिक हुआ तो फिर नॉर्मल हो गया। तो फिर बात शुरू हो गई ना कि एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर 12 है जो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यानी पहली बात तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। यहाँ तो कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट। तो बी हमारा ऑटोमेटिक राउंड है, सम ग्रुप ऑफ आर्डर 12 डज नॉट है। अब यहाँ देखिए डज नॉट है, वे नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल काट दीजिए, हमारा ट्रिवियल है नॉन ट्रिवियल है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ करें डज नॉट प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, क्या प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, मतलब इसके ठीक अगेंस्ट ये बात पूछी गई है कि क्या कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनका आर्डर 12 है, अपने पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं रखते हैं, यानी मतलब ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप रखते हैं। नहीं, अभी हमने बात किया कि कोई भी ग्रुप, सम ग्रुप का मतलब यहाँ वही है। अबेलियन अगर साइक्लिक है तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता ही होता है, लेकिन अगर नॉन अबेलियन है तो हमेशा अपने पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप रखेगा। यानी हम ऐसा किसी ग्रुप की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसका आर्डर 12 हो, अपने पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना रखे। हमेशा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट हियर। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक थी, जो कंसेप्ट रहा है, जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा होगा
उसको कंसेप्ट डेवलप हो गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे सॉल्व करेगा। अब ये क्वेश्चंस मैं और उठा रहा हूँ और जनरली वो क्वेश्चंस चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, या मैं यूँ कहूँ कि जो हमारे मल्टीपल जो वेरिएबल के जो इंटीग्रल हैं उस पे बेस क्वेश्चन को बनाया गया है। और अक्सर देखा जाता है कि गेट में ऐसे क्वेश्चनों की भरमार रहती है। IIT JAM में तो ऑलरेडी रहती है, गेट में भी रहता है, हमेशा रहता है, एक क्वेश्चन रहता है। तो वो छोटा सा एक क्वेश्चन है तो थोड़ा उसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ। क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि XY प्लेन में एक क्लोज डिस्क है जिसकी रेडियस 2 है। तो डबल ऑर्डर इंटीग्रेशंस की जो वैल्यू है वो पूछी जा रही है कि उसकी वैल्यू है क्या है बताइए। तो उस क्वेश्चन को लगाने के लिए भी थोड़ा हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट है। तो पहले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ ताकि लिसनर्स को बात ध्यान में आ जाए। क्वेश्चन ये है कि लेट D सबसेट ऑफ R स्क्वायर, मतलब XY, R स्क्वायर मतलब XY प्लेन, डिनोट द क्लोज्ड डिस्क, एक क्लोज डिस्क है विथ सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन है, ठीक है। एंड जब डिस्क है तो रेडियस भी होगी, तो साहब रेडियस भी दे दिए हैं कि कह रहे हैं 2 है। देन अब क्या है, ये डबल इंटीग्रेशन और यहाँ D है e⁻⁴, बहरहाल मैंने लिखा नहीं है बट क्वेश्चन में तो ऐसा होना ही होना होगा। दिस dx dy ये पूछा गया है, क्या होगा ऑप्शंस में वही A पाई 1 - e⁻⁴, B है π/2 1 - e⁻⁻⁴, और C ऑप्शन, और ऑप्शन D जो है वो π/2, ये है हमारा दिस। अब इसमें से मुझे पता करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा कोई टफ नहीं है बट इसके पीछे कंसेप्ट और लॉजिक क्या है, कैसे आप लगाएंगे ना, हमारा उद्देश्य यहाँ उसको डेवलप करना है। क्योंकि अगर उसे एक बार आप सीख गए ना मैथमेटिक, तो फिर उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपको सॉल्व करने में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि लेट D सबसेट ऑफ R2 डिनोट द क्लोज्ड डिस्क विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2, ठीक है। तो बना लीजिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर हो गया, ये घर हो गया, इसको मैं घर ही कहता हूँ, दिस XY प्लेन। इसमें डिस्क बनी है जिसका सेंटर क्लोज डिस्क है, ये मतलब ये है मेरा सर्किल है ये। और इस सर्किल को जब आप पूरी एरिया इसकी भर देते हैं ना, कंसीडर विद बाउंड्री, तो फिर ये क्लोज डिस्क हो जाता है। और जब बाउंड्री मतलब जो इसका ये पेरीमीटर छोड़ देते हैं ना जो पॉइंट, तो फिर ये ओपन डिस्क हो जाता है। ये है मेरा एरिया की बात है यहाँ। तो देन इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात यहाँ और, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन देना तो उसको लगाने के 2 मेथड है। जनरली जो एकेडमिक में डिस्कस किया जाता है वो ये कि इसमें एक स्ट्रिप काटी जाती है ऐसे, इंटायर द रीजन, ये मेरा D है, राइट। ये ऑप्शन D नहीं है, ये जो R2A है मेरा ना, R स्क्वायर, दिस कंप्लीट XY प्लेन में जो मेरा ये शेप बना है, दिस कंप्लीट एरिया, दिस इज डिनोटेड बाय द D इज द रीजन हियर। तो ये ऐसे एलिमेंट्री स्ट्रिप काटते हैं और उसके बाद वेरिएशन करके XY की लिमिट लिखते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली आप लगाइए, ट्राई करिए, बट कंपटीशन में ऐसे उसे नहीं लगाया जाता है। एज ए नॉलेज के रूप में तो जब हम इसको पढ़ाएंगे, ऑलरेडी मैं इसको पढ़ाऊंगा, डबल मल्टीपल जो इंटीग्रल है, मल्टीपल वेरिएबल पर जो इंटीग्रल जो शुरू होते हैं 2D और 3 डायमेंशंस में, वे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको समझना भी चाहिए। तो ऑलरेडी उसके लिए वीडियो लेक्चर्स डिटेल्स में बनेगा, बट यहाँ अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस हो ना, तो हमेशा कन्वर्ट दिस इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लेते हैं, वहाँ एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसे काटते हैं, ये ओरिजिन से ले लिया, दिस टाइप ऐसे एलिमेंट्री स्ट्रिप काटते हैं दिस, और देखते हैं R और थीटा का वेरिएशन इंटायर द रीजन,
तो आर यहाँ से शुरू करते हैं, आर यहाँ हमारा 0 है, यहाँ आ गया यहाँ, तो आर यहाँ कहाँ चलेगा, दिस इज द रेडियस 2 चलेगा। तो आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू 2, इस डी के लिए वेरिएशन हो गया। और डी एक्स इंटू डी वाई का जो रिलेशन होता है पोलर में वो आर डी आर इंटू डी थीटा होता है। और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मेरा ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो थीटा का जो वेरिएशंस होगा 0 से 2 पाई होगा, ये होगा। अब बस चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम दूर हो गई। ये डी हो गया ई रेस टू दी पावर माइनस डी एक्स डी वाई। अच्छा एक क्लोज डिस्क है तो फिर ये होगा ये लेस देन आर इज इक्वल टू 4। अच्छा गलती से ये मत लिख दीजिएगा ना 4। अच्छा ये अगर आप कंपटीशन में सॉल्व कर रहे हैं तो ये लिखते हैं तो गलती नहीं, बट आप मैथमेटिक्स नहीं समझ रहे हैं, जबकि आपका पहला उद्देश्य मैथमेटिक्स समझना होना चाहिए। ये इज इक्वल टू 4 सिंपली ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट्स लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ये जो है ना ये पूरे इंटायर इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग क्लोज डिस्क कहते हैं। यही अगर इक्वल साइन हट जाएगी तो ओपन डिस्क हो जाएगा वो। तो ये इज इक्वल टू 4, तो ये जो वैल्यू मेरी है डी, अब डी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो डी जो आर का जो वेरिएशन है वो 0 से मेरा 2 है, और थीटा का जो वेरिएशन है 0 से 2 पाई है दिस, और ई रेस टू दी पावर ये वैल्यू मेरी जो आएगी वो -4 हो गया, दिस इज द 4 ईयर। और डी एक्स डी वाई लिखेंगे आर डी आर और डी थीटा। तो ई रेस टू दी पावर -4 तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, और ये थीटा 0 से 2 पाई। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है आर डी थीटा, इसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, तो इसके लिए आर डी आर का जो इंटीग्रेशन मेरा होगा वो आर स्क्वायर बाई 2 होगा दिस। और तो यहाँ लिमिट इसकी थोड़ी हटा देना, जल्दीबाजी के लिए कर देते हैं, आर स्क्वायर बाई 2, और वेरिएशन हो गया मेरा 0 to 2 हो गया। अब यहाँ मेरा डी थीटा हो गया दिस। अब ये हो गया ई रेस टू दी पावर -4 बाई 2 इंटू 0 to 2 पाई, और यहाँ अगर वैल्यू लिखेंगे तो आर स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो दिस इज इंटू 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ। वैल्यू यहाँ जैसे एक चीज़ समथिंग, उसको रॉन्ग नहीं कहेंगे, बट ये है कि वो टेक्निकल ढंग से थोड़ी जो है ना ये मिस्टेक हुई है। टेक्निकल ढंग से मिस्टेक क्या है, इसकी हम लोग पहले जनरल वैल्यू निकालते हैं। क्यों जनरल वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो हम लोग किसी पॉइंट्स पे करते हैं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद वो पॉइंट पुट करते हैं, तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई। तो इसके लिए बस कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा ये हो जाएगा हमारा, बाकी चीज़ तो वही एज इट इज रहेगी। बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी ना, आर डी थीटा की वैल्यू नहीं, वो तो फाइनली हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम तब ये लिख देते हैं। तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा ऑलरेडी जब मैं वो पढ़ाऊँगा डबल इंटीग्रेशंस ना, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस, और जो मल्टीपल जो वेरिएबल्स के जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हैं, तो वहाँ सारी बातें आएंगी। बट यहाँ थोड़ा हल्का सा मैं एनालिसिस कर दूँ क्यों मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ जो 4 लिखने का मतलब हमारा ये हो जाता है ना कि वैल्यू आप फिक्स कर देते हैं, वो बाउंड्री तक ही आप सीमित हो जाते हैं। बट जब हम जनरल वैल्यू लिखते हैं ना, तो ऑलरेडी वहाँ आर तो वेरिएशन में है ही है, इसलिए थोड़ा जनरल लिखा जाता है 2 थीटा 0 to 2 पाई, एंड दिस इज द व्हाट ई रेस टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा। अपने आप वैल्यू निकल जाएगी, कहाँ से क्या निकालनी है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर को आप टी ले लीजिए, तो ये हो गया 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी। चलिए ये हो गया मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, ई रेस टू दी पावर यहाँ हो जाएगा -t इंटू आर डी आर की जगह लिखेंगे वह dt बाई 2 इंटू डी थीटा। ये वैल्यू मेरी हो गई। अब थोड़ा इसको यहाँ डिलीट कर दें, यस। ओहो चलिए अब तो फिनिश हो गई कहानी। इसकी ऑर्डिनरी अब इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, वैल्यू हो जाएगी। चलिए वो है तो निकाल ही दे रहे हैं, तो फिर ये 1/2 हम बाहर कर लें। अब जब मैं इसका अब यहाँ थीटा इधर लिख लें, क्योंकि हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल इंटीग्रेशंस की ये सब महिमा है, इंटरचेंज होते रहते हैं। चलिए ई रेस टू दी पावर -t का
अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर क्या आएगा, ये मेरा आएगा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस टी। अब यहाँ ये दिस इज द डी थीटा। अब टी की वैल्यू लिख दिया जाए 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई दिस माइनस, चलिए माइनस यहाँ कर लिया, ई रेज टू दी पावर माइनस टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ लिमिट चढ़ा दी 0 to what 2 एंड दिस इज द योर डी थीटा, दिस इज द योर 1/2। अब उसके बाद दिस इज द माइनस, अब यहाँ कितना हो जाएगा ई रेज टू दी पावर -4, तो बाहर कर लें इसे, यहाँ 0 to 2 पाई एंड दिस इज द डी थीटा। अच्छा यहाँ जब 0 लिखेंगे, सॉरी यहाँ जब मैं 0 लिखूँगा तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई रेज टू दी पावर -4 -1 एंड दिस इज द डी थीटा। एस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -4 और यहाँ हो गया 0 to 2 पाई, दिस इज द डी थीटा, दिस 0 चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -4 इंटू, अच्छा बाई 2 है तो बाई 2 भाई छूटने ना पाए 2 दिस, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई ये होगा। तो आसान था कैलकुलेशन, वो तो ए वाला पार्ट मेरा सही है। तो इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन, दिस इज़ द वेरी इजी मैथमेटिक्स टू द कैलकुलेट हियर। इस स्तर का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है इसके बाद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट हमने यहाँ जो कंसेप्ट की बात थी उस कंसेप्ट की बात हमने की कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो कन्वर्ट इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद आप उसे सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा और कुछ आइडिया मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।